गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एग्ज़ाम के पहले हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है वो पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट जो टॉपिक था सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, वो जो है वो बचा रह गया था। उसको आज हम जो है वो ख़त्म करेंगे। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? मृदा का अपरदन, ठीक। एंड सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मिट्टी का संरक्षण, ठीक। अपरदन का मतलब क्या होता है कि कई नेचुरल कॉजेज़ की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी फर्टाइल लेयर होती है वो अपने प्लेस से धीरे धीरे कट करके हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है। और जब यही प्रोसेस रेगुलरली यानी कि लगातार जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है तो मिट्टी जो होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे अनफर्टाइल जो है वो होती जाती है, बंजर जो है वो होती जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन जो है वो कहते हैं, या मिट्टी का अपरदन जो है वो कहते हैं। सॉइल इरोजन इज़ द रिमूवल ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ टॉप सॉइल, ठीक। तो सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है? रिमूव हो जाती है अपने प्लेस से, और बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि जो टॉप सॉइल होती है यानी कि ऊपर की जो फर्टाइल लेयर होती है वो क्या हो जाती है? बह जाती है या उड़ जाती है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन सून सिमुलेंटेनियसली एंड जनरली देयर इज़ ए बैलेंस बिटवीन द टू, ठीक। तो इस तरह से सॉइल जो फॉर्मेशन होता है और जो सॉइल इरोजन होता है यानी कि मिट्टी का जो निर्माण होता है और मिट्टी का जो अपरदन होता है वो दोनों ही प्रोसेस क्या होता है? सिमुलेंटेनियसली यानी कि साथ साथ जो है वो चलता है, ठीक। एंड जनरली देयर इज़ ए बैलेंस बिटवीन द टू, और सामान्यतः इन दोनों के बीच में क्या होता है? बैलेंस या संतुलन जो होता है वो बना होता है कि ये दोनों ही प्रोसेस साथ साथ जो है वो चलता रहता है कि एक तरफ मिट्टी का सॉइल का फॉर्मेशन जो है वो होता रहता है और दूसरी तरफ क्या होता है? सॉइल इरोजन भी होता रहता है। However, this balance is disturbed due to the natural and human causes। लेकिन अगर आजकल देखा जाए तो ये जो बैलेंस है यानी कि जो सॉइल फॉर्मेशन है और जो सॉइल इरोजन है, ये इनका जो बैलेंस है वो क्या है? कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें असंतुलन की स्थिति आ जाती है। किसकी वजह से? नेचुरल और ह्यूमन कॉजेज़ की वजह से। यानी कि एक तो नेचुरल कॉजेज़ हैं और दूसरे जो हैं वो क्या हैं? ह्यूमन कॉजेज़ हैं। इसकी वजह से जो सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोजन के बीच में जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब नेचुरल कॉजेज़ क्या हैं? पहले हम लोग ये देखेंगे। इरोजन थ्रू विंड, ग्लेशियर एंड वाटर आर नेचुरल कॉजेज़, ठीक। तो सॉइल इरोजन के कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं जैसे विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, ये क्या है? सॉइल इरोजन के नेचुरल कॉजेज़ हैं। सबसे पहले हम लोग विंड इरोजन देखेंगे। इट इज़ ए कॉमन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन द एरिड एंड सेमी एरिड ग्रेजिंग लैंड, ठीक। ये जो विंड इरोजन है यानी कि हवा के द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी लेयर को इरोज कर दिया जाता है या अपर्दित कर दिया जाता है या काट दिया जाता है, वो कहाँ पे होता है? एरिड और सेमी एरिड ग्रेजिंग लैंड में, यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो ग्रेजिंग लैंड होता है यानी कि जो चारागाह भूमि होता है, वहाँ पे सॉइल इरोजन का जो कॉमन कॉज है वो क्या है? विंड है, हवा है। इट इज़ वन ऑफ द प्रोसेस लीडिंग टू डिसर्टिफिकेशन, और ये डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थलीकरण का, बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण का जो है वो क्या है? एक जो है वो क्या है? मेन जो है वो क्या है? कॉज है कि जहाँ पर लगातार विंड की वजह से मिट्टी की ऊपरी लेयर क्या हो जाती है? अपने प्लेस से इरोज हो जाती है, कट जाती है या उड़ जाती है हवा के साथ। वो धीरे धीरे वहाँ पर वो मिट्टी क्या हो जाती है? डिसर्टिफिकेशन यानी कि मरुस्थल की ओर जो है वो बढ़ने लगती है, यानी कि मरुस्थल के रूप में चेंज होने की प्रक्रिया क्या हो जाती है? बढ़ना शुरू हो जाती है। सिग्निफिकेंट विंड इरोजन ऑकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो ओवर लाइट टेक्सचर्ड सॉइल दैट हैव बीन हैविली ग्रेज्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ड्रॉट, ठीक। जो विंड इरोजन कहाँ पे सिग्निफिकेंटली ऑकर होता है? जहाँ पर कि जो हवा क्या होती है? बहुत तेज़ी से जो है वो क्या करती है? ब्लो करती है, बहती है, स्ट्रांगली चलती है, और जो मिट्टी का टेक्सचर होता है वो क्या होता है? लाइट होता है। यानी कि जो मिट्टी का सॉइल का जो गठन होता है उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नहीं रहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, और इस वजह से वो मिट्टी क्या होती है? हल्की होती है, उसका टेक्सचर क्या होता है? हल्का होता है, लाइट होता है, और इस वजह से स्ट्रांग विंड क्या होती है? उनको आसानी से अपने साथ उड़ा ले जाती है। दैट हैव बीन
हैवली ग्रेज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ड्रॉट, जहाँ पे सूखे के दौरान क्या होता है कि ड्रॉट के दौरान वहाँ पे जानवरों को बहुत ज़्यादा क्या किया जाता है, चराया जाता है। वहाँ पर जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है, उनके जानवरों के पैरों से उखड़ जाती है, और चूँकि सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो क्या होता है, लाइट होता है, और इसलिए स्ट्रॉन्ग विंड उनको आसानी से क्या कर सकती है, क्या करती है, अपने प्लेस से उड़ा ले जाती है। सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल मूवमेंट विच ऑकर ड्यूरिंग विंड इरोजन। ठीक, तो विंड इरोजन से सॉइल में 3 तरह के मूवमेंट जो है वो होते हैं। एक तो क्या है, सस्पेंशन, साल्टेशन एंड सरफेस क्रीप। ठीक, टू टैकल दिस प्रॉब्लम ऑफ विंड इरोजन सम वेज ऑफ कंजर्वेशन आर टेकन। ठीक, और इस प्रॉब्लम को, विंड इरोजन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, यानी कि संभालने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, कंजर्वेशन के संरक्षण के ये कुछ तरीके जो है वो दिए गए हैं। पहले क्या दिया, स्ट्रिप क्रॉपिंग। लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप, दिस ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड। बड़े फील्ड पर, यानी कि बड़े मैदानों में, बड़े खेतों में, खेतों को क्या करना चाहिए, स्ट्रिप्स में डिवाइड जो है वो कर दिया जाना चाहिए, यानी कि पट्टियाँ खेतों में बना दी जानी चाहिए। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स, और फसलों के बीच में घासों की स्ट्रिप्स लगाई जानी चाहिए, यानी कि घासों की पट्टियाँ बीच में होनी चाहिए। और ये जो ग्रास की स्ट्रिप होगी वो क्या करेगी, विंड के फोर्स को कम करने का जो है वो काम करेगी। ठीक, विंड के फोर्स को रोकने का जो है वो काम करेगी। शेल्टर बिल्ड, प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर अलॉन्ग द एड्ज ऑफ द फील्ड, दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द स्पीड ऑफ विंड। ठीक, और जो फील्ड है, यानी कि जो खेत है, खेत के किनारे पर क्या करना चाहिए, शेल्टर बेल्ट जो है वो लगानी चाहिए, यानी कि पेड़ों की कतार जो है वो लगाई जानी चाहिए। और इसकी वजह से क्या होगा, विंड की स्पीड को कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प जो है वो मिलेगी, और इस तरह से विंड इरोजन को कुछ सीमा तक जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है वाटर इरोजन। इरोजन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल कॉज्ड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड वाटर इरोजन। ठीक, बहते हुए पानी की वजह से जब मिट्टी की टॉप लेयर क्या हो जाती है, इरोज हो जाती है, या अपने प्लेस से कट करके बह जाती है पानी के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर इरोजन जो है वो कहते हैं। ठीक, जल अपर्दन इसको कहते हैं। वाटर फ्लोइंग डाउन ओवर ए लार्ज एरिया कॉजेज द टॉप सॉइल टू बी वॉश्ड अवे। ठीक, जब वाटर जो होता है वो क्या होता है, लार्ज एरिया से, यानी कि एक बड़े मैदान से बहता है तेज़ी से, तो वो क्या करता है, ऊपर की जो टॉप सॉइल होती है, अपर लेयर जो होती है मिट्टी की, जो फर्टाइल लेयर होती है, उसको क्या करता है, अपने साथ बहा ले जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सीट इरोजन। इसको क्या कहा जाता है, सीट इरोजन कहा जाता है, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत एक चादर की तरह क्या हो जाती है, बह जाती है। गली इरोजन ऑकर्स बाय वाटर फ्लोइंग डाउन थ्रू क्लेई सॉइल, दिस दैट कॉज डीप चैनल्स ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन। ठीक, तो वाटर इरोजन के 2 टाइप जो है वो होते हैं, एक होता है सीट इरोजन, और दूसरा क्या होता है आपका, गली इरोजन होता है। सीट इरोजन किसको कहते हैं, जहाँ पर कि लार्ज एरिया के ऊपर से होकर के वाटर जो है वो क्या करता है, बहता है, और वो मिट्टी की ऊपरी पूरी परत को अपने साथ क्या कर लेता है, बहा ले जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। गली इरोजन किसको कहते हैं, जहाँ पे जो वाटर होता है वो कहा जाए कि स्लोप के डायरेक्शन में तेज़ी से जो है वो बहता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, क्लेई सॉइल, यानी कि जो चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी होती है, उसको अपने साथ क्या करता है, बहा ले जाता है। यानी कि वहाँ पर वो क्या करता है, खेतों में क्या करता है, गहरी नालियाँ जो है वो बना लेता है, और उन नालियों के थ्रू पानी जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से बहता है, और वो अपने साथ मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल लेयर को भी अपने साथ बहा ले जाता है। दिस causes land unfit for cultivation and is known as bad land। और इस कारण से जो लैंड होता है वो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा जो है वो नहीं माना जाता है, क्योंकि जब कॉन्टीन्यूसली यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है कि पानी के साथ ऊपर की फर्टाइल लेयर, टॉप सॉइल जो है वो क्या हो जाती है, बह जाती है, तो धीरे धीरे वो मिट्टी क्या हो जाती है, अनफर्टाइल जो है वो हो जाती है, और इस वजह से वो लैंड जो होता है वो कल्टीवेशन के लिए फिट जो है वो नहीं माना जाता है, और इसलिए इसको बैड लैंड के नाम से जाना जाता है। सच इन द केस इन द चंबल बेसिन वेयर द गलीज आर नोन एज रेवाइंस। ठीक, इस तरह की जो गली इरोजन है वो चंबल बेसिन में जो है देखी जाती है, यानी कि चंबल नदी जो है
वो क्या करती है, अपने रास्ते में पड़ने वाले खेतों में क्या करती है, नालियाँ जो है वो क्या करती है, बनाती है। और इन गलीज या नालियों को रेवाइंस के नाम से जो है वो जाना जाता है, यानी कि वो अपने रास्ते में पड़ने वाले मैदानों को बहुत ही काट छाट जो है वो देती है, ऊपर की लेयर को अपने साथ जो है वो बहा ले जाती है। वेज ऑफ कंजर्वेशन आर, ठीक। अब वाटर इरोजन को कंजर्वेशन करने के, उसको रोकने के क्या उपाय हैं? प्लांटेशन ऑफ ट्रीज थ्रू कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लाइक इट हैपेंड इन पंचकुला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक। इसके लिए क्या करना होगा कि जो कम्युनिटी है, यानी कि जो समुदाय है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन किस में होना चाहिए? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज़ में, यानी कि लोगों की भागीदारी जो है वो पेड़ों को लगाने में होनी चाहिए। जैसे कि हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो किया गया है कि वहाँ पे लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से क्या किया गया है, पेड़ों को लगाया जो है वो गया है, जिससे कि वाटर इरोजन को कुछ कम करने में हेल्प जो है वो मिली है। इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग लाइक इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक। और एक इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो क्या करें, थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग लाइक इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है एक इंटीग्रेटेड वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाया गया है। और इससे उससे भी कहा जाए कि इंस्पिरेशन जो है वो लिया जा सकता है, प्रेरणा जो है वो ली जा सकती है और वाटर इरोजन को कम किया जा सकता है। ह्यूमन कॉजेज़ क्या है वाटर इरोजन के? डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड फॉल्टी मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आर ह्यूमन एक्शंस विच हैड टू द नेचुरल फैक्टर्स कॉजिंग सॉइल इरोजन, वेज ऑफ कंजर्वेशन आर, ठीक। अब इरोजन के, सॉइल इरोजन के कुछ ह्यूमन कॉजेज़ भी हैं, जिसमें क्या है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की लगातार जो है वो कटाई, वनों की जो कटाई हम लगातार करते जा रहे हैं। ओवर ग्रेजिंग यानी कि जानवरों को बहुत ज़्यादा जो है वो खेतों में चराना। और एग्रीकल्चर के फॉल्टी मेथड यानी कि दोषपूर्ण जो है वो तरीके, गलत तरीके जो है, ये क्या है, ह्यूमन कॉजेज़ हैं जो है किसके, जो है सॉइल इरोजन के। क्या कह रहा है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आर ह्यूमन एक्शन विच एड्स टू द नेचुरल फैक्टर्स कॉजिंग सॉइल इरोजन, ठीक। यानी कि ये जो ह्यूमन कॉजेज़ हैं वो नेचुरल कॉजेज़ के साथ क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, सॉइल इरोजन के कारण जो है वो बनते हैं। वेज ऑफ कंजर्वेशन आर कंटूर प्लानिंग एंड टेरेस फार्मिंग इन हिली एरिया। कंटूर प्लगिंग यानी कि समोच्च रेखीय जुताई, जैसे कि अगर हम खेतों में स्लोप के डायरेक्शन में ही जुताई करेंगे तो पानी क्या होगा, बहुत ही तेज़ी से स्लोप के डायरेक्शन में ही क्या होगा, फ्लो करेगा, और वो अपने साथ मिट्टी की ऊपरी लेयर को बहा ले जाएगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, कंटूर प्लगिंग करनी चाहिए, यानी कि समोच्च रेखीय जुताई, समान ऊंचाई को मिलाते हुए खेतों की जुताई जो है वो करनी चाहिए। और साथ ही हिली एरियाज़ में टेरेस फार्मिंग यानी कि सीढ़ीदार खेत जो है वो बनाए जाने चाहिए, जिससे कि सॉइल इरोजन को कम किया जा सकेगा, क्योंकि इसके थ्रू जो पानी का फ्लो होगा, वाटर का जो फ्लो होगा, इसको कुछ उसके फोर्स को हम कुछ कम जो है वो कर पाएंगे। रिस्ट्रिक्टिंग एनिमल ग्रेजिंग, जो कल्टिवेशन लैंड है यानी कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर जानवरों की चराई को बिल्कुल भी बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि जानवर के पैरों की वजह से, पैरों का जो खुर होता है उसकी वजह से मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल लेयर क्या हो जाती है, उखड़ जाती है, और वो हवा के साथ उड़ जाती है या पानी के साथ बह जाती है। तो इसलिए जो कल्टिवेटेड लैंड है या एग्रीकल्चरल जो लैंड है, उस पर एनिमल ग्रेजिंग को बंद कर दिया जाना चाहिए। एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लगाया जाना चाहिए, ठीक, वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, पेड़ों को बड़ी संख्या में लगाया जाना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ की रूट होती है, प्लांट की जो रूट होती है, जड़ होती है, वो क्या करती है, मिट्टी को बांधे रखती है, और इस वजह से पानी के साथ या हवा के साथ मिट्टी से आसानी से उड़ती या बहती नहीं है। और आज जो है सॉइल इरोजन का एक मेन कारण जो है वो, मेन जो रीज़न है वो यही है कि पेड़ों को लगातार जो है वो काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो किया जा रहा है। इसलिए हमको क्या करना होगा, एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों को लार्ज स्केल पर लगाना होगा। कंस्ट्रक्टिंग सुस्टेबल डैम्स यानी कि नदियों पर सूटेबल बांध जो है वो बनाए जाने चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जिसमें कि हर साल क्या होता है,
फ्लड जो है वो आता है, बाढ़ जो है वो आती है। और जब बाढ़ आती है तो क्या करती है, मिट्टी की ऊपरी फर्टाइल लेयर को अपने साथ बहा ले जाती है। और इसलिए हम लोगों को नदियों पर सुटेबल डैम जो है वो बनाए जाने चाहिए, जिससे कि जो है फ्लड को कंट्रोल जो है वो किया जा सके, और इसके थ्रू जो है सॉइल इरोजन को भी जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, उसका भी कंजर्वेशन जो है वो किया जा सकता है।